Hello everyone, myself Arpita Shukla and you are watching Crux of Law Academy। आज हम बात करेंगे हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 के आगे के सेक्शंस की। हम सेक्शन 15 तक अपना पढ़ चुके हैं। सेक्शन 13 की एविक्शन की, भाई लैंडलॉर्ड कैसे एविक्ट कर सकता है टेनेंट को, और सेक्शन 13A में स्पेशल प्रोसीजर बताया हुआ है। सेक्शन 14 में बताया गया था कि भाई अगर कोई भी चीज़ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है तो उसका केस दोबारा रीओपन नहीं होगा। और सेक्शन 15 में जाना था हमने एपेलेट और रिविजनल अथॉरिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 बात करता है पावर टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस। किसकी बात करता है? पावर टू समन, कैसे समन करने की पावर किसके पास होगी और विटनेस को अटेंडेंस के लिए कैसे बुलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है उसके पास सीपीसी के तहत वो सारी पावर्स होंगी जो सीपीसी में समन जैसे हम भेजते हैं वो सारी पावर होंगी इस एक्ट में भी। ठीक है, अब किस लिए हम भेजेंगे? हम भेजेंगे विटनेस को सम्मन करने के लिए हम भेजेंगे, या फिर विटनेस की अटेंडेंस के लिए भेजेंगे, और डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या भेजेंगे? सम्मन भेजेंगे। ठीक है, किसके तहत? जो सीपीसी में हमारा क्या प्रोवाइड किया गया, जो कि भाई कैसे हम एविडेंस को प्रोड्यूस कराएंगे, जो सीपीसी में पावर्स दी गई हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी वो भी। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 बात करता है कॉस्ट की। कॉस्ट और कंपनसेशन किसके द्वारा दिया जाएगा और कौन देगा। ठीक है, सेक्शन कॉस्ट, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उसमें कुछ खर्चा लगता है। ठीक है भाई, एप्लीकेशन फाइल हो रही है तो उसमें क्या होगा? कुछ एक्सपेंस होगा। तो उस केस में कौन डिसाइड करेगा और कितना किसको दिया जाएगा? तो सेक्शन 17 कहता है कि डिसाइड होगा किसके द्वारा? कंट्रोलर के द्वारा डिसाइड होगा, एपेलेट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड होगा, रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड होगा। किन किन के द्वारा होगा? यहाँ पे 3 लोगों की बात करी गई है, कंट्रोलर के द्वारा, एपेलेट अथॉरिटी के द्वारा और रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे डिसाइड की गई है। और ये अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी, डिटरमाइन करेंगी कि किसके द्वारा, बाय हुम और आउट ऑफ विच प्रॉपर्टी, मतलब किस प्रॉपर्टी से दिया जाएगा कॉस्ट और कंपनसेशन और किसके द्वारा दिया जाएगा, एंड टू व्हाट एक्सटेंट सच कॉस्ट आर टू बी पेड, और कितने एक्सटेंट तक जो कॉस्ट है वो पे की जाएगी। और वो सारे जो भी कॉस्ट और कंपनसेशन से रिलेटेड कोई भी नेसेसरीज डायरेक्शंस है वो कौन बताएंगे? कंट्रोलर, एपेलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। ये तीनों डिसाइड करेंगे कि भाई कितनी किसके द्वारा दी जाएगी और कितनी प्रॉपर्टी दी जाएगी और कितने एक्सटेंट तक कॉस्ट पे करी जाएगी। और अगर कंट्रोलर, एपेलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है प्रोसीडिंग को ट्राई करने का, फिर भी अगर उन्होंने क्या करेगा, कोई भाई पावर को एक्सरसाइज करा गया तो उस पर कोई भी बार नहीं है कि आप ये एक पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, वो उस एक्सरसाइज को पावर कर सकते, उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उनके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? अगर कोई भी कंट्रोलर, एपेलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी ने कोई भी डायरेक्शन दिए कि भाई तुम्हें कॉस्ट पे करनी है ऐसे, तो लेकिन वो पे क्या हो, वो फॉलो नहीं किया गया है उस डिसीजन को, तो उस केस में कंट्रोलर, एपेलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी क्या करेंगे? रीजन मांगेंगे लिखित में कि भाई आपने इस डिसीजन को, इसको आपने फॉलो क्यों नहीं किया है और आपने कॉस्ट को पे क्यों नहीं किया है। सेक्शन 18 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर को। ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और कब करा जाएगा। ठीक है, सेक्शन 18 कहता है कि सिविल कोर्ट के द्वारा करा जाएगा। किसके द्वारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर जाएगा? सिविल कोर्ट के द्वारा। जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में होता है, जैसे डिक्री एग्जीक्यूट होती वैसे ही ऑर्डर भी सिविल कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट होगा। देखिए सेक्शन 18 को हम पढ़ते हैं। एवरी ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ सिविल कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द एरिया एज इफ इट वर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ दैट कोर्ट। मतलब कि ऐसे ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर पास किया है उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा। इस एक्ट में पास हर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन उस इलाके के सिविल कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? सिविल कोर्ट के द्वारा जाएगा। और ऐसा माना जाएगा कि वो ऑर्डर उस सिविल कोर्ट ने ही दिया था, उसी तरीके से वो एग्जीक्यूशन करेगा।
एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, 1 year's रेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड preceding the date of the order which is sought to be executed shall be the jurisdictional value for the purpose of determining the forum of pupil। इसमें कहा गया है अपील का फॉरम डिसाइड करने के लिए एक जुरिस्डिक्शनल वैल्यू डिसाइड की जाएगी, और वो जुरिस्डिक्शनल वैल्यू क्या होगी, वो होगी ऑर्डर से लेकर अगले साल तक का जितना रेंट होता है उतना ही होगा, उसी के ऊपर अपील का फॉरम डिटरमाइन होगा। मतलब हमने कोई ऑर्डर दिया, उस दिन ऑर्डर से लेके अगले साल तक का जितना रेंट होता है उतना ही क्या होगा, उतना ही उसी के ऊपर अपील का फॉरम डिटरमाइन किया जाएगा। अब बात करेंगे हम सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 क्या कहता है, सेक्शन 19 कहता है इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। सेक्शन 19 कहता है वेयर देयर आर मोर देन वन कंट्रोलर एट द सेम टाइम, अगर एक से ज्यादा कंट्रोलर है एक ही बार में, द एप्लीकेशन शैल बी मेड सॉरी वेयर देयर आर मोर देन वन कंट्रोलर एट द सेम प्लेस, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द कंट्रोलर who is authorized by the appellate authority of the area concerned to entertain such application। Subsection 2 कहता है such controller shall either keep the application on his file or make over the same to the same control some other controller at the same place for the disposal। Section 19 कहता है कि एप्लीकेशन कहाँ इंस्टीट्यूट होगी और कैसे डिस्पोज होगी। अगर एक से ज़्यादा कंट्रोलर है उस एरिया में सेम प्लेस में, तो एप्लीकेशन जो है ना उस कंट्रोलर को दी जाएगी, उस कंट्रोलर के पास जाएगी जो उस वहाँ की एपेलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ऑथराइज करेगी, और एपेलेट अथॉरिटी जिसको ऑथराइज करेगी उसी कंट्रोलर को एप्लीकेशन मेड होगी। और वह कंट्रोलर जो जिसको हमने एप्लीकेशन दी थी, जिसने एपेलेट अथॉरिटी ने वो एप्लीकेशन देने के लिए ऑथराइज किया था, वो कंट्रोलर क्या कर सकता है, उस एप्लीकेशन को अपने पास भी रख सकता है और फिर दूसरे कंट्रोलर के पास भी डिस्पोज के लिए उस एप्लीकेशन को भेज सकता है। ठीक है, हमने सेक्शन 16 में जाना कि भाई सम्मन कैसे भेजेगा और विटनेस का अटेंडेंस कैसे होगा। सेक्शन 17 में जाना था कॉस्ट कितनी कौन डिटरमाइन करेगा, कॉस्ट और कंपनसेशन, और कौन डिसाइड कितना करेगा और कब देगा। अब कौन कौन कॉस्ट दे सकता है, कौन कौन डिसाइड करेगा कॉस्ट की और कंपनसेशन, कंट्रोलर, एपेलेट अथॉरिटी और रिजनल अथॉरिटी। सेक्शन 18 में बात कर रही थी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर की। इसमें कहा गया था सीपीसी में जो सिविल सूट जैसे होंगे वैसे ही सेक्शन 18 में ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होगा इस सेक्शन के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर। सेक्शन 19 क्या कहता है, इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ इंस्टीट्यूट होगा और एप्लीकेशन किसको डिस्पोज करी जाएगी, कैसे डिस्पोज होगी, कौन करेगा, जो एपेलेट अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, ऑथराइज करेगी किसी भी कंट्रोलर को। जो अगर एक से ज्यादा कंट्रोलर है तो एपेलेट अथॉरिटी ऑथराइज करेगी, किसको ऑथराइज करेगी, भाई कि आपको ये इस वाले कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगानी है। और वो जो कंट्रोलर है वो क्या कर सकते हैं, वो पास कर सकते हैं उसको किसी और कंट्रोलर को भी। ठीक है, सेक्शन 20 बात करता है पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसमें कहा गया जो हाई कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज बाय ऑर्डर transfers any proceedings pending before any appellate authority to another appellate authority, and the appellate authority to whom the proceedings are so transferred may, subject to any special direction in the order of transfer, dispose of the proceeding। इसमें कहा गया है अगर कोई भी प्रोसीडिंग जो appellate authority के पास क्या है, पेंडिंग है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग किसके पास पेंडिंग है, एपेलेट अथॉरिटी के पास, तो उस केस में अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाता है या फिर हाई कोर्ट अपने खुद के द्वारा या किसी और के द्वारा कोई और रीजन से क्या कर सकता है, हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है उस पेंडिंग प्रोसीडिंग को किसी भी और एपेलेट अथॉरिटी के पास। मतलब कोई प्रोसीडिंग किसके, एपेलेट अथॉरिटी के पास क्या है, पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट के पास अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन लगाता है या अदरवाइज क्या कर सकता है, हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है उस प्रोसीडिंग को किसी और एपेलेट अथॉरिटी के पास। और जो एपेलेट अथॉरिटी होगा वो क्या करेगा, सब्जेक्ट टू स्पेशल डायरेक्शन, जो स्पेशल डायरेक्शन दे रखी है उनको फॉलो करते हुए एपेलेट अथॉरिटी क्या करेगी, केस की प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करेगी, क्या करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है एन एपेलेट अथॉरिटी मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज बाय ऑर्डर ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन एंड द कंट्रोलर टू whom the proceedings are so transferred may, subject to any special direction in the order of transfer, dispose of the
प्रोसीडिंग्स। इसमें कहा गया है जो एपलेट अथॉरिटी होगी किसी भी एप्लीकेशन पे, मतलब वही यहाँ पे अगर कोई भी कंट्रोलर के सामने क्या है, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो उस केस में जो एपलेट अथॉरिटी होगी, ऊपर क्या होगा, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या बात करी थी, अपलेट अथॉरिटी के पास कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, बट सबसेक्शन 2 क्या कहता है, किसी कंट्रोलर के पास कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो ऊपर हमने बात क्या करी थी, जो हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगेगी, और इसमें किस पे लगेगी, एपलेट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगेगी। ठीक है, जो हाई कोर्ट होगा अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई है एपलेट अथॉरिटी के पास, या अदरवाइज जो कंट्रोलर के पास प्रोसीडिंग है उसको ट्रांसफर कर सकता है एपलेट अथॉरिटी किसी और कंट्रोलर के जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, और वो भी कब, कोई भी अगर स्पेशल डायरेक्शन दे रखी है उनको फॉलो करते हुए कंट्रोलर केस की प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करेगा। देखिए सेक्शन 20 में पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग में क्या है, इसमें दो बात करी। पहले क्या बात करी है, पहले पॉइंट में अपलेट अथॉरिटी के पास थी, क्या थी, कोई भी केस पेंडिंग था। ठीक है, अब लेकिन सबसेक्शन 2 में किसके पास थी, कंट्रोलर के पास कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी क्या थी, प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, और उसमें किसके पास एप्लीकेशन लगाई थी, हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाई थी, और इसके पास इसमें किस में लगाई थी, सबसेक्शन 2 में अपलेट अथॉरिटी के पास लगाई थी। तो दोनों में क्या डिफरेंस देख ली, पता चल गया, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, पहले में हाई कोर्ट की बात करी गई है, उसके भी सेकंड में अपलेट अथॉरिटी की बात करिए। उस फर्स्ट में हाई कोर्ट के पास पावर होगी दूसरी अपलेट अथॉरिटी के पास ट्रांसफर करने की केस प्रोसीडिंग को, और सेकंड में अपलेट अथॉरिटी के पास पावर होगी कि वो दूसरे कंट्रोलर के पास प्रोसीडिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 16 to 20 समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाए, एक एक सेक्शन के एक एक सबसेक्शन समझाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़, अगर नहीं आता तो आप एक बार और दोबारा से उस वीडियो को देखिए। देखिए अगर मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा जो मैंने समझाया, तो मैंने उसको दोबारा से रिपीट करा कि भाई आपको वो चीज़ अच्छे से समझ जानी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपको एक बार वीडियो देख लेंगे कि 2 बार ही इस वीडियो को देखेंगे तो वो वीडियो आपको दिमाग में एक बार बैठ जाएगी। देखिए एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो वो चीज़ की आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आप एक बार देखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको साथ के साथ बार बार आपको पॉइंट आउट करती जा रही हूँ कि भाई इस जैसे 30 डेज 3 मंथ्स, तो प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको, और प्लीज़ जो मैं बोल रही ना, उनके आप एक पॉइंटर्स बना लीजिए जिससे एग्जाम में आपको टाइम ना लगे। क्योंकि एक्ट ये बहुत छोटा है, मुश्किल से आपका एक पेज में अगर आप पॉइंटर्स बनाएंगे एक पेज में आराम से बन जाएगी, ताकि आप एग्जाम में सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट से ज़्यादा आपको इसको रिवाइज करने का टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।